सादर नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष पॉडकास्ट में और मैं हूं आपके साथ रणजीत कुमार। हमारा ये पॉडकास्ट इसलिए भी विशेष है क्योंकि आज हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया की। वहाँ पर आर्य समाज की गतिविधियाँ कैसे चल रही हैं और आज हमें समय मिला है आर्य प्रतिनिधि सभा ऑस्ट्रेलिया के प्रधान योगेश आर्य जी का। सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। आपकी व्यस्त चर्या रहती है और बड़े मुश्किल से आपका समय मिला है, तो उसका लाभ हमें और हमारे दर्शकों को मिलेगा। तो कार्यों पर जाने से पहले हम जानना चाहेंगे कि आप ऑस्ट्रेलिया में हैं, तो कब वहाँ पहुँचे और कैसे जुड़ना हुआ आर्य समाज से? देखिए, आर्य समाज एक संस्था के रूप में तो मैं बचपन से मैं पैदा ही इस परिवार में हुआ, क्योंकि मैं दिल्ली में ही पैदा हुआ और यहीं पर बड़ा हुआ। तो हमारे परिवार दादा से परदादा से आर्य समाज से ही जुड़े रहे, तो वो हमारे डीएनए में है। तो बाकी ऑस्ट्रेलिया जाने की बात ये थी कि जब 25 वर्ष पूर्व हमारा वहाँ जाना हुआ। लगभग ढाई दशक हो गए। बिल्कुल, बिल्कुल। तो 28 वर्ष की उम्र में गए थे, तो लगभग बराबर समय होने वाला है। जितना भारत में हमने समय बिताया उतना समय, पर वो है कि वो कर्म भूमि रही हमारी, अभी तक कर्म भूमि है। तो इसलिए मैं अब कहता हूँ कि भारत मेरी माँ है लेकिन ऑस्ट्रेलिया मेरी मौसी है। जी। तो उस दृष्टि से दोनों में आनंद रहता है, भारत में भी यहाँ पे। तो वहाँ पर जब हम गए तो निश्चित रूप से, क्योंकि हमारे डीएनए में ही आर्य समाज है, तो वहाँ पर खोज हुई कि आर्य समाज को ढूंढा जाए। तो तब आर्य समाज केवल घरों में चलता था, उसका कोई भवन नहीं था। तो भवन जो लिया गया वो 2002 में लिया गया। तो उससे पहले घरों में होता था, तो हम घरों में जाते थे। हर महीने के पहले या तीसरे संडे को अलग अलग आर्य समाजों का हुआ था और उनसे जुड़ा हुआ। और फिर धीरे धीरे वहाँ पर प्रचार का काम बढ़ा, घरों में जाना हुआ, हवन यज्ञ आदि कराना, संस्कार कराना, क्योंकि वो बचपन से सीखा है और किया है, गुरुकुल की शिक्षा रही है मेरी। तो उस दृष्टि से वहाँ से जुड़ना हुआ और आनंद का सफ़र है अभी तक। तो सर, आप वहाँ पर आर्य समाज को नेतृत्व दे रहे हैं, तो कैसे गतिविधियाँ चल रही हैं वहाँ पर? उसके बारे में बताएँ। गतिविधियों में कुछ तो है जो रेगुलर, जैसे साप्ताहिक सत्संग है, मासिक सत्संग है, ये चलता ही है। उसमें यज्ञ आदि करने के उपरांत स्वाध्याय है, बच्चों के कार्यक्रम है और जैसे जैसे विद्वान आते रहते हैं उनका भी उद्बोधन होता रहता है और ख़ुद भी हम स्वाध्याय करके लोगों को तैयार करते रहते हैं। ये तो हमारा रेगुलर कार्यक्रम है। उसके उपरांत कल्चरल जितने भी हमारे त्यौहार हैं, दिवाली है, होली है, वो सब आदि भी मनाते हैं और बहुत धूमधाम से मनाते हैं। और उसमें ये रहता है कि आर्य समाज में एक बार होता है और बाकी दिन घरों पे होता है। तो वहाँ पे दिवाली, होली आदि फंक्शन हम 2-2 3-3 बार मनाते हैं। जी, मतलब क्योंकि लगातार या साल में 2-3 बार? नहीं, जब जैसे दिवाली हुई, तो दिवाली अब मान लीजिए 21 तारीख की है या 20 तारीख की है। हाँ। लेकिन 20 तारीख की तो हम अपने घर पे मनाते हैं। जी। लेकिन उससे सप्ताह पहले या 2 सप्ताह पहले हम आर्य समाज एक में इकट्ठे समाज के होकर साथ, हाँ। समाज में सोशल रूप से मनाते हैं। तो इस ढंग से हम हर त्योहार को लगभग 2 या 3 बार मनाते हैं, एक सोसाइटी के साथ और एक अपने साथ। तो एक तो वो चलते रहते हैं और इसके साथ हमारा जो यूथ फोरम है वो चलता रहता है और यूथ कभी घरों में चलता है, कभी आर्य समाज में चलता है। इस तरह के हमारे 3-4 यूथ फोरम चलते हैं जो सिडनी बेस्ड हैं। जी। और उसमें आर्य समाज में जैसे उनको तबला सिखाया जाता है, हारमोनियम सिखाया जाता है, क्योंकि ये जो चीज़ें होती हैं ये उनको अपने रूट्स से जुड़ने में सहायता करती है, संगीत के माध्यम से। जी। उसके साथ साथ स्क्रिप्चर क्लासेस होती हैं और उनको यज्ञ आदि करना सिखाया जाता है, मंत्र पाठ सिखाया जाता है। तो इस तरह के कार्यक्रम चलते रहते हैं कि जो फॉर फन फैक्ट उनके साथ फिर हम बैठ के खाना भी खाते हैं, तो अच्छा रहता है। इसी तरह से होली पे बड़ा रंगारंग कार्यक्रम चलता है, ढोल मंगवाए जाते हैं और कलर। तो इस तरह से हम त्योहारों को मनाते हैं। तो त्योहार जब मनाते हैं तो उनको प्रिपेयर करते हैं कि आप बच्चे अपने उनको असाइनमेंट देते हैं कि आप अपना कार्यक्रम बना के आएँ, कि आपको प्रेज़ेंट करना है कि आपको दिवाली के बारे में क्या जानते हैं आप। जी। तो जब उसको प्रेज़ेंट करते हैं तो वो रिसर्च करते हैं और उनको फिर राइट कंटेंट दिया जाता है, अपनी किताबें हैं, पुस्तकें, वो दिया जाता है। तो उससे इस माध्यम से वो शिक्षा भी ग्रहण होती रहती है और जान पा रहे हैं अपनी वो संस्कृति। जान पा रहे हैं संस्कृति को। तो इस तरह से जो कार्यक्रम चलते रहते हैं। उपरांत फिर जो यहाँ पे लोकल एबोरिजिनल कम्युनिटी है, जो कि वहाँ के मूल निवासी है, जिसका जो संबंध है, हम देखते हैं कि वो दक्षिण भारत से रहा है जी। पुराने समय में। हाँ। आजकल की खोज भी आ गई है कि उनके डीएनए में थोड़ा-सा मैच कर रहा है कि वो वहाँ से पहुँचे। तो वहाँ पे भी स्मोक सेरेमनी वो करते हैं वो। स्मोक सेरेमनी? हाँ, स्मोक सेरेमनी मतलब धूम्रपान करते हैं? हैं?
कौन सी सेरेमनी? स्मोक सेरेमनी। तो वो जैसे धुआं उठाते हैं, पत्तों को जलाते हैं। ये अब उनका एक समझ लीजिए यज्ञ का ही एक दूसरा रूप ले लिया उन्होंने। अच्छा। हाँ, और वहाँ पर फायर सेरेमनी जो कहते हैं वो लोग, और उसमें फायर जलाई जाती है और उस तरह से उसके आसपास नृत्य किया जाता है। तो ये उनके मूल निवासी जो हैं एबोरिजिनल, उनके बीच में भी अब हमारे कुछ युवकों ने काम करना शुरू किया है। जी। और उनके बीच में क्योंकि ड्रग्स की प्रॉब्लम है, क्योंकि अन्य प्रॉब्लम है, उनको भी करने के लिए उनसे जुड़ा जाता है। और जो अच्छा सर, क्षमा चाहूँ, रोकना चाहूँगा। आपने कहा कि उनको ड्रग्स की प्रॉब्लम है, यानी कि वो बहुत ज़्यादा धूम्रपान कर रहे हैं, नशे में पड़े हुए हैं, तो ऐसे में उन्हें मोड़ना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जिसे लत लग गई नशे की, वो कोई और बातें जल्दी समझ में आती नहीं है, ये फैक्ट हाँ, है। पर ध्यान रखिए जो नशा होता है वो केवल और केवल एक ही उद्देश्य से किया जाता है। जी। वो है कि अपने जो थॉट प्रोसेस को रोककर एक आनंद की अवस्था में जाया जाए। जी। वो बात अलग है कि वो जो ड्रग है वो उनके फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ को नुकसान पहुंचाता है, लेकिन उसका उद्देश्य आनंद में रहना होता है। जी। तो मेरा मानना है कि जब आपको उसको मेडिटेशन के माध्यम से वही आनंद दिलवाना शुरू करते हो, तो आप देखते हैं धीरे धीरे ट्रांसफॉर्मेशन होना शुरू होता है। और वो हमने देखा है। हमने देखा है कि उसको बजाय कि ये कहने कि आप गलत कर रहे हो, हम धीरे धीरे उसको मेडिटेशन के माध्यम से कॉन्फिडेंस दिया जाता है उसको कि आपकी जो संस्कृति है वो अच्छी है। तो ये जो तरीका होता है वो उनको उस रूप में आने में बदलता है। इसके रिजल्ट भी आ रहे हैं हमारे जी। पास। जी। तो मसलन जो अब अगर वो जुड़ते हैं, तो क्या वो धूम्रपान छोड़ देते हैं, स्मोकिंग ये सब करना छोड़ देते हैं? धीरे धीरे अच्छा। धीरे धीरे, क्योंकि वो प्रॉब्लम उनकी कल्चर में चली जाती है, उसको कल्चर का हिस्सा मान लिया गया है। तो उस कल्चर से निकालना उसके लिए थोड़ा सा प्रयास करना पड़ता है। तो अब पर ये है कि वो अभी काम हमारा अभी शुरू हुआ है, वो पहले इतना नहीं था, क्योंकि अभी नए बच्चे जो हमारी जो सेकंड जनरेशन आई है, क्योंकि वो जो वहाँ पे पली बड़ी है, उसको ये कंटेंट डिलीवर करना ज़्यादा अच्छा लगता है। वो ट्रेडिशनली हवन सत्संग में बैठने की बजाय वो इन कार्यों पे ज़्यादा अच्छा वो करती है, एंड विच इज़ गुड दैट दे आर वर्किंग अमंग द लोकल कम्युनिटी। जी। जी, तो ये तो बहुत अच्छी बात है, यूथ जो है सुधर रहे हैं, यानी वहाँ के जो मूल निवासी हैं, वो भी उनका जीवन भी बहुत अच्छा बन रहा है। बिल्कुल। तो एक प्रश्न ये उठता है कि जो हमारे सनातनी हैं, वो तो अपने रूट से जुड़ रहे हैं, लेकिन जो मूल निवासी हैं, वो भी क्या जुड़ रहे हैं? क्या उन्हें उनके लिए भी हम कुछ कर रहे हैं कि आप भी ये अगर ये करते हैं तो आपको ये फ़ायदे हो सकते हैं? क्योंकि वेद भी विज्ञान कहा गया है। हाँ, बिल्कुल। देखिए, इसमें 2 बातें हैं। कोई किसी को भी धर्म से जोड़ने का अर्थ क्या होता है? पुस्तकों से जोड़ना या रिचुअल से जोड़ना। जी। लेकिन उसके साथ-साथ आप उसको अपनी कम्युनिटी से बाहर नहीं कर सकते हैं। आपको उसकी कम्युनिटी के विदिन ही, यानी जो भी संस्था चलती है, उसमें 2 भाग होते हैं, एक उसका कम्युनिटी कनेक्शन और उसका फिर ईश्वर से कनेक्शन। और जो सोशल एंड कम्युनिटी कनेक्शन है, उसको मेंटेन करते हुए, उस पे ज़्यादा कटाक्ष ना करते हुए, आप उसको राइट डायरेक्शन में मोड़ दें। जैसा कि कहा कि अब मान लीजिए उनका अगर कोई ऐसा जो ट्रेडिशनल ड्रिंक है, आप उसको एकदम अपोज़ नहीं कर सकते, बट एट लीस्ट यू कैन वर्क विद दैट कि अगर आप ऐसा करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होता है। तो जब उनको यज्ञ आदि कराया जाता है, तो उनको अपने साथ वो कनेक्शन महसूस होता है। तो उन्हीं की कम्युनिटी में, उन्हीं के ग्रुप में हम अपनी चीज़ थोड़ी-सी ऐड करते जाते हैं, जिससे उनको लाभ मिलता है। और कमिंग बैक टू जो हमारी जो जनरेशन है, जो हमारे युवा हैं, क्या होता है कि जो पहली जनरेशन माइग्रेट करती है विदेशों में, उसके सामने चैलेंज होता है कि चलिए घर बनाना है, मकान बनाना है, बच्चों को वहाँ रेज़ करना है। लेकिन उनकी सबसे बड़ी चिंता होती है कि हमारे बच्चे विदेशी ना बन जाएँ। जी। उनको अपने ट्रेडिशन से जोड़ा जाए रखे। इसमें आर्य समाज बहुत अच्छी भूमिका निभाता है। जी। जैसे मैंने आपको कहा, स्क्रिप्चर क्लासेस चलती हैं, तबला और हारमोनियम के माध्यम से भी, और उनको योगा एंड मेडिटेशन सिखाया जाता है। और समय-समय पर जैसे हमारे यहाँ आर्य महासम्मेलन हुआ, उससे हमें बड़ा लाभ मिला, क्योंकि जब हमारी जो संस्था है एक वैश्विक स्तर पर जुड़ गई और वहाँ से लोगों का आना-जाना हुआ, विद्वानों का आना-जाना हुआ, उसके माध्यम से हमारे जो युवा हैं उनको एक बड़ा ब्रॉड स्पेक्ट्रम नज़र आया कि आर्य समाज इज़ नॉट अबाउट कि हमको सिर्फ सत्संग करना है या हवन करना है। उसके बड़ा उनको एक ये नज़र आया कि ये एक बहुत बड़ी संस्था है जिसमें बहुत बड़े प्रकल्प चलते हैं, जी। और उससे उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, उनका कनेक्शन ज़्यादा डेवलप होता है, डीपर होता है। तो उस सम्मेलन से बड़ा लाभ हुआ, और उसके माध्यम से हमारे यहाँ मेडिटेशन कैंप और बाकी दूसरे कैंप भी चलने आरंभ हुए।
और वो अभी चल रहे हैं, धीरे-धीरे ये संख्या बढ़ रही है। जी। और अब ये सिडनी से के अलावा जैसे हमारे यहाँ सिडनी में हमने एक आर्यपन सभा ऑस्ट्रेलिया का एक भूमि ली, 5 एकड़ की ज़मीन ली, वहाँ पर कार्यक्रम चलते रहते हैं। और उसके साथ-साथ अब मेलबर्न में भी एक बहुत बड़ी भूमि लेकर वहाँ पे कार्यक्रम चलता है। ऐसे ही हमारे ब्रिस्बेन में भी एक कल्चरल सेंटर है और इसी तरह से सिडनी में एक और आर्य भवन का निर्माण हुआ। तो आप देखेंगे धीरे-धीरे इन चीज़ों में समय तो लगता है, लेकिन इट इज़ इन द प्रोग्रेस, स्लोली बट स्टेडी। और इसी तरह से अभी-अभी मेरे जिस सम्मेलन का जो मैं आप देख रहा था कि एक महिला मेरे पास आई और वो गोल्ड कोस्ट से है, एक अलग सिटी है वो। और गोल्ड कोस्ट इज़ वेरी वेल नोन फॉर टूरिज़्म। यहाँ से जितने भी लोग जाते हैं वो गोल्ड कोस्ट ज़रूर जाते हैं। जी। तो मेरा सौभाग्य ये रहा कि जब मैंने उनसे बात करी तो उन्होंने कहा कि मैं गोल्ड कोस्ट में हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, आप मुझे बुलाइए और वहाँ पे हम आपका एक हवन 2 दिन का रखते हैं और उसके बाद क्या होगा कि जो जो लोग आएँगे वो जुड़ेंगे, फिर उनके यहाँ भी जाएँगे। तो अगर आप घर-घर में जाएँगे और हवन करेंगे, जैसे कि हमारे सार्वदेशिक का एक नारा है, घर-घर यज्ञ, हर घर यज्ञ। तो उसी की भावना के अंतर्गत जब मैंने कहा तो उन्होंने बड़ा सहज स्वीकार किया। तो आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि गोल्ड कोस्ट में भी एक आर्य समाज स्थापित हो जाएगी। शुरू में घरों में चलती है, जी, जी। लेकिन धीरे-धीरे जब वो बढ़ती जाती है, लोगों को कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है, कम्युनिटी बनती जाती है, तो फिर भवन भी निर्माण हो जाते हैं। जी। और पर उससे ज़्यादा मुख्य उद्देश्य है कि हमारे कार्यक्रम चलते रहें। वेन्यू चाहे आपके घर में हो, चाहे हमारे किसी कम्युनिटी सेंटर में हो, पर कार्यक्रम चलने चाहिए। और वही भावना हमारे आर्य पत्नी सभा ऑस्ट्रेलिया और आर्य समाज ऑफ ऑस्ट्रेलिया इसको बढ़ावा दे रही है। जी। तो ऑस्ट्रेलिया में लगभग कितने साल हो गए होंगे आर्य समाज की स्थापना के? आर्य समाज के देखिए अगर ग्रुप के वाइज कहें कि अब कब से ग्रुप शुरू हुआ, आई थिंक दैट इज समवेयर आफ्टर 1995 और 97, समथिंग लाइक दैट। आई डोंट हैव द एग्जैक्ट डेट, बट समथिंग लाइक दैट। पर जो भवन लिया गया वो 2002-2003 में लिया गया। जी। हाँ, तो पहला भवन तब लिया गया। बाकी उस समय वो जो आर्य समाज आया वो फिजी के माध्यम से आया। तो आपको फिजी का तो इतिहास मालूम ही है कि यहाँ से जब वो गन्ना खेती के लिए मजदूर लेके गए, व्यक्ति लेके गए, तो उनके साथ फिर आर्य समाज भी गया, उनके साथ फिर सत्यार्थ प्रकाश भी गई, उनके साथ फिर वेद भी गया। और मेरा मानना है ये कि आप ईश्वर से और अध्यात्म से जुड़ना आपकी एक नीड है, जिसे हम रोटी कपड़ा मकान कहते हैं। मैं कहता हूँ रोटी कपड़ा मकान के अलावा आपकी आध्यात्मिक नीड होती है, ईश्वर से मिलने की, जुड़ने की, उसको समझने की। जी। वो कभी नहीं हट सकती। जैसे आपकी भूख प्यास नहीं खत्म हो सकती, वैसे ही जब तक जीवन रहेगा, ऐसे ही जब तक आपकी आत्मा है और आत्मा ही जीवन है। जी। तो ईश्वर से मिलने की इच्छा, ईश्वर को जानने की इच्छा और उसके प्रति अपना भाव प्रकट करने की इच्छा आपको हमेशा बनी रहेगी। तो जो भी ग्रुप गए वहाँ पे फिजी में, वो उसके साथ आर्य समाज भी गया, सत्यार्थ प्रकाश भी गई, वेद भी गए। और वहाँ उन्होंने स्कूलों की स्थापना की, कॉलेज की स्थापना की, मेडिकल कॉलेज की स्थापना की। तो वो वहाँ पे फिर कू हुआ। जी। और जब कू हुआ तब लोगों का वहाँ से फिजी और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में आगमन हुआ। जी। फिर निश्चित रूप से वहाँ से फिर वही आर्य समाज वहाँ पे आया। और जब वहाँ पे संख्या और बढ़ने लगी तो जो फिजी से गए थे वो भी, और जो भारत से सीधा ऑस्ट्रेलिया गए थे जैसा कि मैं हूँ, तो फिर वो उनका इकट्ठा आना तय था। और यही हुआ कि हम लोग अब इकट्ठे होते चले गए, जुड़ते चले गए। और आई थिंक दिस इज़ द प्राउड मोमेंट टू से कि हमारे यहाँ से अभी अगर मैं एशिया पैसिफिक की बात करूँ तो 75-80 का डेलीगेशन है हमारा। बहुत बढ़िया सर। जी। तो भाषा पर क्या ध्यान दे रहे हैं वहाँ, जो वहाँ लोग हैं? हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, क्योंकि ये मैं इस बात को समझता हूँ भाषा और संस्कृति साथ-साथ चलती है। जी। क्योंकि जितनी भी स्क्रिप्चर्स लिखे होते हैं वो भाषा, अगर आपको भाषा सीखनी है तो आपको बार-बार उस भाषा के अंदर जाना पड़ेगा और स्क्रिप्चर्स में जाना होगा। तो हम जब हिंदी क्लासेस चलाते हैं तो डेफ़िनेटली जो हमारा महाभारत का, रामायण का और वेद का जो कंटेंट है वो साथ में जाता है। जी। तो हिंदी भाषा को सिखाते-सिखाते हम उनको वेद के मंत्र सिखाते हैं और कविताएँ सिखाते हैं। तो उस भांति वो हम जो उनकी जो क्लासेस चलाते हैं, उस भांति जो हम उनको अपनी कल्चर के बारे में, अपनी संस्कृति के बारे में, अपने इतिहास के बारे में बता पाते हैं। और ये हमारे लिए ज़रूरी भी बहुत है। ज़रूरी इसलिए है क्योंकि जो सेकंड जनरेशन होती है, वो हमेशा आइडेंटिटी क्राइसिस में रहती है। उसको लगता है कि जो मेन स्ट्रीम है, वो ज़्यादा ठीक है। हाँ। और जब उसको सामने से उसके पहनावे पर या खान-पान पर या उसके लुक पर डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली कुछ ना कहीं एक सामना करना पड़ता है उसका, सॉफ्ट क्रिटिसिज्म जिसे मैं कहता हूँ, कोल्ड शोल्डर जिसे कह लीजिए। तो उसको फिर अपने ऊपर शक होने लगता है, अपने माता-पिता पे शक होने लगता है।
उसको अपनी संस्कृति पे शक होने लगता है वो। और इसलिए आर्य समाज का जो कार्य है वो बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जो रेगुलर कार्य जैसे कहा संडे सत्संग है और हिंदी क्लासेस हैं जी। और तबला और बाकी ये उनके अंदर गर्व का अनुभव करती है। और गर्व के अनुभव के साथ साथ जब उनको अपने पे गर्व होता है तो फिर अपने माता पिता पे गर्व होता है, अपने संबंधियों पे गर्व होता है, अपनी संस्कृति पे गर्व होता है, गौरव होता है। और ये गौरव उनके आत्मसम्मान का कारण बनता है। और ये भाषा उन्हें जोड़ रही है भारत से। बिल्कुल, बिल्कुल, भाषा जोड़ रही है, उनको संस्कृति से जोड़ रही है। और जो संस्कृति है वो उनको अपने पे विश्वास दिलाती है। तो डेफ़िनेटली उनकी जो प्रोग्रेस है या फिर उनका जो कहिए कि वो जो जिस तरह से डील करते हैं वो टोटल फिर उनकी परफॉर्मेंस चेंज हो जाती है फिर, किसी भी फ़ील्ड में देखिए। तो आज देखिए आप भारतीय लोग भारत के ऊपर गौरव करने लगते हैं। और डेफ़िनेटली ये जो हमारे मोदी जी आए हैं जब से, इससे हमको और ज़्यादा सहायता मिली है। तो जी। उससे एक लाभ ये हुआ कि हर कोई गौरवान्वित महसूस करता है। और ऑफ कोर्स हमारे आर्य संदेश के जो कार्यक्रम आते हैं, वो भी वहाँ पे चलते हैं। अच्छा, वो भी लोग ज़्यादा से हाँ, ज़्यादा देखते हैं। लोग कनेक्टेड हैं। और ये कनेक्शन आया 2015 के सम्मेलन के बाद, क्योंकि हमारा दिल्ली सभा से जुड़ाव हुआ और लोगों का जुड़ाव हुआ, विद्वानों का आना-जाना हुआ, लोगों का यहाँ पे आना हुआ, दिल्ली सभा में आना हुआ। तो उस तरह से क्या हुआ, जो मेल-जोल बढ़ा, तो ऑफ कोर्स बुक्स भी गई वहाँ पर, कंटेंट और गया। तो उस माध्यम से डेफ़िनिटली कनेक्शन बढ़ा और उस माध्यम से लोगों को अब और ज़्यादा कॉन्फिडेंस है और ज़्यादा आत्मविश्वास है और अच्छे से जुड़ रहे हैं। जी, बहुत अच्छी बात बताई सर आपने वहाँ के गतिविधियों के बारे में, भाषा के बारों में और वहाँ के जो युवाएँ हैं, यूथ हैं, जो भारत ही नहीं बल्कि जो मेन वहाँ के मूल निवासी हैं, वहाँ के युवा भी धूम्रपान को छोड़कर, नशा को छोड़कर सन्मार्ग की ओर लौट रहे हैं। निसंदेह ये प्रशंसनीय है आज समाज के लिए। जी, आप हमसे जुड़े, बहुत-बहुत आपका धन्यवाद। बहुत इसी प्रकार की ज्ञानप्रद बातों को हम पुनः लेकर आएँगे अगले पॉडकास्ट में। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। सादर नमस्ते।